हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैथ स्पेशल की क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें ट्रांसफॉर्मेशन या स्थानांतरण। ये क्वेश्चन कैसे होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2, दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसमें कौन सा तरीका लगाएंगे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जो लड़के भी अगर मैथ स्पेशल पढ़ना चाहते हैं, एकदम बेसिक से एकदम हाई लेवल तक पढ़ना चाहते हैं, तो ये हमारा मैथ स्पेशल का एक बैच जो चल रहा है मात्र 199 रुपीज में। सेलेक्ट कहां पे मिलेगा आपको? सिलेक्शन पाथ ऐप पर मिलेगा। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके आप इसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो आपका यूट्यूब पे भी चलेगा और ये वीडियो आपका ऐप पर भी चलेगा। ये क्लास जो आपकी रहेगी, ठीक है। तो जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और एकदम अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हैं। आज आप खुद देखेंगे कि कितने अच्छे तरीके से आपको सारी चीजें समझाई जाएंगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ये स्थानांतरण क्या होता है, देखो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो इसमें जैसे कहेगा कि ए के पास एक वस्तु है, उसने बी को बेच दिया, बी ने सी को बेच दिया, सी ने किसको बेच दिया? डी को। कहेगा अगर डी ने इतने रुपए में खरीदा हो, तो क्वेश्चन में कभी कहेगा कि बताओ ए का मान क्या होगा। कभी कभी ए का दे देता है और डी का पूछ देता है। ये वाली बात स्थानांतरण, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने वाली चीजों को हम क्या कहते हैं? स्थानांतरण कहते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि ए और डी, बीच वाली भी वैल्यू पूछा जा सकता है, इसमें कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2। अच्छा बताओ, ऐसे क्वेश्चन में हम कौन सा तरीका लगाते हैं? अब आप कहोगे सर सक्सेसिव क्यों लगाते हैं? मैंने बताया था जहां पर शुरू और अंत का कॉन्सेप्ट हो वहां पे कौन सा तरीका लगाते हैं? सक्सेसिव, जो मैंने परसेंटेज के अंदर आपको बताया था। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, दैट इज टाइप नंबर 1 का। अब यहां पर कौन कौन से तरीके होंगे, अब उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। चलो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसके बारे में अगर हम बात करें। क्वेश्चन में यह कह रहा है ए के पास एक मोटरसाइकिल है जिसे वह बी को 16.2/3% के लाभ पर बेच देता है, जबकि बी ने उसे सी को 37.5% की हानि पर बेच देता है, तथा सी ने उसे डी को 28 से 4/7% के लाभ पर बेच देता है। यदि डी ने उस मोटरसाइकिल को इतने रुपए में खरीदा हो, तो बताइए ए उस मोटरसाइकिल को कितने रुपए में खरीदा था। देखो, इसमें क्वेश्चन कई तरीके के पूछे जाते हैं और इसके लगाने का भी तरीका कई होता है, तो इसको 2-3 तरीके से मैं आपको बता देता हूं। अच्छा, कहां पे कौन सा तरीका बेस्ट होगा वो सारी चीजें आप खुद ही देख पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को मैं 3 तरीके से आपको बता देता हूं कैसे लगाओगे। चलो, मेथड नंबर 1 ये कह रहा है ए के पास एक मोटरसाइकिल है जिसे वह बी को 16.2/3% के लाभ पर बेच देता है, जबकि बी ने उसे सी को 37.5% की हानि पर बेच देता है। तो बताओ यहां पर कौन सा तरीका लगाओगे? सक्सेसिव कहोगे। सर क्यों? क्योंकि डी की वैल्यू दिया है। बताओ, क्या मैंने आपको ये वाली चीज बताया है आपको कि ए ने एक वस्तु बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को। अगर डी का मान दिया हो और ए का मान पूछा हो, तो आप कौन सा तरीका लगाएंगे? सक्सेसिव। अच्छा, सक्सेसिव में दो प्रकार का सक्सेसिव, एक परपेंडिकुलर और एक हॉरिजॉन्टल। मैंने बताया था अगर क्वेश्चन में ऑल टू ऑल वैल्यू दिया होगा परसेंटेज में, तो वहां पर कौन सा तरीका लगाएंगे? आपका परपेंडिकुलर। अब वैल्यू और रियल वैल्यू दोनों देगा तो वहां पर हम क्या लगाएंगे? हॉरिजॉन्टल। देखो, दोनों टाइप के क्वेश्चन हमने लिए, तो दोनों टाइप के क्वेश्चन को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, दैट इज टाइप नंबर 2। तो सारे क्वेश्चन हमने वैल्यू वाले भी लिए हैं, सब क्वेश्चन हमने इसमें लिए हुए हैं। तो सारे चीजों को आज हम लोग ए टू जेड एकदम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इसका क्या क्या बेस्ट तरीका हो सकता है? ए ने एक मोटरसाइकिल बी को 16.2/3% के लाभ पर बेचा। चलो भाई, अगर हम ये वाली बात कहें तो ए ने एक मोटरसाइकिल किसको बेचा? तो आप कहोगे सर बी को। कैसे बेचा? तब आप कहोगे सर ए ने एक मोटरसाइकिल किसको बेचा है? तब आप कहोगे सर बी को। कैसे बेचा है? तो आप कहोगे सर 16.2/3%। बताओ 16.2/3 को आप क्या बोलोगे? तब आप कहोगे सर 1/6। अल्लाह का मतलब प्लस, इसका मतलब 6 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा होगा? 7 में। यानी आप इस वाली बात को बोल सकते हो कि 6 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा गया? 7 में। फिर क्वेश्चन में क्या करा? बी ने उसे सी को 37.5%। अब ये करा कि बी ने किसको बेचा है? तब आप कहोगे सर सी को। बी ने सी को बेचा है। अब इसके बारे में अगर हम बात करते हैं कि बी ने किसको बेचा है? सी को। 37.5%। बताओ 37.5% की वैल्यू क्या होती है? तो अब आप कहोगे सर 3/8। आप कहोगे सर ये कैसे आपको पता? ये आपको भी पता होना चाहिए कि 12.5% का मान कितने के बराबर होता है। अब आप कहोगे सर 1/8। इसी का एक कै गुना है। ये धीरे धीरे आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए। 5 × 15, हम बात 36, एक 37.5% की वैल्यू कितना हो जाएगा? 3/8। और हानि का मतलब कि 8 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा होगा? 5 रुपए। और फिर कह रहा सी ने उसी वस्तु को डी को बेचा। कैसे बेचा भाई? सी ने डी को कैसे बेचा? इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, सी ने उसे 28 से 4/7%। बताओ 28 से 4/7 को अब क्या बोलोगे? 2/7। अल्लाह का मतलब ये हो जाएगा 7 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा? 9 रुपए में। अच्छा, ये कौन सा तरीके से हम लोग लगा रहे हैं? तब कहोगे मेथड नंबर 1 से हम क्वेश्चन को लगा रहे हैं। अभी मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 3 भी बताएंगे। जब कौन सा तरीका कहां लगाना रहेगा वो क्वेश्चन का डाटा बताएगा, इसलिए हर एक तरीका। अब बताओ, मैंने सक्सेसिव में क्या होता है? आमने सामने जो कटता है उसे काट दो। बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा। तो बताओ बचा क्या? तो आप कहोगे सर यहाँ ए बचेगा, यहाँ पर डी बचेगा। बोलो हाँ या ना? तब कहोगे बिल्कुल सर। अब जो कट रहा है उसे काट दो, जो नहीं कट रहा उसको आप गुणा भाग कर लो। अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। आपको कट रहा था, आपको सर ये 7 से 7 पूरा पूरा कट जाएगा। 2 से काट लो, 3 दूना से 3 दूना 6 हो जाएगा। 3 तरीके कितना हो जाएगा? 90।
बताओ यहाँ कुछ नहीं बचा, तो 8 दूना 16, 8 और 2 तो 8 दूना कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब 5 3 कितना हो जाएगा, तो अब आप कहोगे सर 15। अब उसने कहा कि यदि डी ने उस मोटरसाइकिल को इतने रुपए में खरीदा, तो डी का मान, इसका मतलब डी यही है, तो 15 यूनिट का मान कितने के बराबर है, आप कहोगे सर 1,35,000 है। तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 नमा 135, तो ये 9,000 हो जाएगा। तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप इसी में 9,000 में गुणा कर देंगे, तो 16 नमा 144 हो जाएगा, यहाँ पर 3 जीरो हो जाएगा, कितना होगा 1,44,000। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में आए। मतलब आपने क्या समझा, पहले वाले तरीके से अगर कभी डी का मान देकर अगर ए का मान पूछता है तो डायरेक्टली आप निकाल पाएंगे। अब आप कहेंगे क्या बीच वाला पूछेगा तो नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते। जैसे मान लो ये किसका मान है, तो आप कहोगे सर ए का। अब कभी बी का पूछ देगा तो देखो क्वेश्चन में अगर मान लो इसमें अगर पूछ देगा बताओ बी का क्या रुपया हुआ, आप ध्यान से समझना। अगर हमको कभी भी अगर बी का पूछ देगा तो कैसे निकालोगे, ए का हमको पता है, तो बताओ ए बी यही है, ए का मान अगर 6 है तो बताओ बी का मान कितना है 7 है। यानी अगर हम बात करें तो अब आप कहोगे कि सर 1,44,000 सॉरी 1,44,000 किसका मान है, तो आप कहोगे ए का, तो ए का मान कितना है यानी 6 यूनिट की वैल्यू है। अगर बी कभी पूछेगा तो आप बता दोगे 7 यूनिट की वैल्यू क्या होगा। 6 से काट दोगे, 6 दूना 12, 2 6 चौका 24, ये 24,000 हो जाएगा। 7 का गुणा करो 0 0 0, 7 चौका 28 हो जाएगा, और 2 7 दूना 14, 2 16। अगर कभी बी पूछेगा कि बी का मान कितना होगा, आप बता दोगे 1,68,000 हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए? तो ये ऐसा चीजें मैंने आपको परसेंटेज में भी बताया था। तो क्या बी पूछेगा सी पूछेगा तो ऐसे निकालोगे। अगर ए और डी पूछता है, मतलब लास्ट वाला देकर फर्स्ट वाला पूछता है, तो आप इस तरीके को लगा सकते हो। लेकिन बी निकालना पड़ेगा फिर सी निकालना पड़ेगा, तो क्या बी निकालना पड़ेगा, तो एक तरीका और मैं आपको बता देता हूं जिसमें आपको ये सब करना नहीं पड़ेगा, सबका निकाल सकते हो। तो सबसे देखो इसका 1,68,000 आया है, आप इसको याद रखिएगा। अब मैं बता रहा हूं इसको दूसरे तरीके से कैसे लगाओगे, अब इसके बारे में हम लोग बात करें। ये मेथड नंबर फर्स्ट था। अब बताओ इसमें मेथड नंबर फर्स्ट, अगर इसी को अगर आप ये 3:4 लिख रहे हो, क्या हमको जरूरत पड़ेगी तो हम इसको 3/4 नहीं लिख सकते? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो दूसरे वाले तरीके से कैसे आप इसको लगाओगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज लाइन मेथड। लाइन मेथड से चीजों को कैसे लगाएंगे, अब उसके बारे में बात करें। क्या होता है लाइन मेथड? एक लाइन में लगाना, मतलब कि इसी चीज को अभी आप इस तरीके से बोल रहे थे, अब इसी चीज को आप इसको 3/4 यही होता है लाइन मेथड, जो परसेंटेज के अंदर बहुत ही क्लियर तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है। तरह ए के पास एक मोटरसाइकिल है जिसे वह बी को 16 से 2/3, तो अब बताओ ए की वैल्यू पूछा है, तो हमने कहा कि यहां पर ए लिख लेते हैं। मेथड नंबर 2 के बारे में मैं बात करता हूं। अब बताओ कितना हो जाएगा, तो अब आप कहोगे कि सर ए के पास एक मोटरसाइकिल है, चलो हमने ए लिख लिया। अब ए के पास एक मोटरसाइकिल है, बी को उसने 16 से 2/3%, बताओ इसका मान कितना होगा 1/6। अब प्रॉफिट बोला यानी प्लस, इसका मतलब कि 6 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा गया, 7। अब फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जबकि बी ने उसे सी को 37.5%। अब बताओ 37.5% को आप क्या बोलोगे, तो आप कहोगे सर 37.5% को 3/8 और हानि दिया, इसका मतलब माइनस। इसका मतलब 8 रुपए की वस्तु को 3 रुपए हानि का मतलब 5 रुपए में बेचा जाएगा। तथा सी ने उसे डी को 28 से 4/7, बताओ 28 से 4/7% का मतलब 2/7। अब प्रॉफिट का मतलब प्लस, इसका मतलब यही है कि 7 रुपए की वस्तु को कितने रुपए में बेचा, 9 रुपए में। यदि व्यक्ति डी ने उसे मोटरसाइकिल को इतने रुपए में खरीदा हो, तो बताइए ए ने, यानी अब बताओ ये से हम डी तक पहुंच गया, इसी का मान कितना दिया है, तो अब आप कहोगे कि सर 1 लाख कितना हो जाएगा, 1,35,000 दिया हुआ है, तो 1,35,000। बस इसी को सॉल्व कर दो तो ए का मान आ जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, देखो ए का मान निकालना है ना, तो ए का, अब इसी को सॉल्व कर दो, ए का मान आ जाएगा। तब कहोगे सर ये 7 से 7 पूरा पूरा कट जाएगा, 9 5 45, देखो ये 45 तिया ये 3 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये 3,000 हो जाएगा। 8 6 48 इधर गुणा कर दो, तो बताओ ए का मान कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 8 6 कितना हो जाएगा 48, और गुणे कितना हो जाएगा, तो अब आप कहोगे कि सर ये 3,000 बराबर कितना हो जाएगा 0 0 0, 8 3 24 हो जाएगा, और 4 3 12, 2 कितना हो जाएगा 14, 1,44,000। यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मेथड नंबर 2। अच्छा, अब आप कहोगे सर बी का मान पूछेगा तो कैसे निकालेंगे, क्या ऐसे निकालोगे? बिल्कुल हाँ, ध्यान से समझना। अगर बी निकालना था, देखो यहां तो आपने ए निकाला, अगर बी निकालना होगा तो कैसे इस चीज को करोगे, आप ध्यान से समझिएगा। अब देखो इसी चीज को पहले आप लिखो, अगर बी कभी पूछेगा तो अगर ए है इंटू कितना है, तो आप कहोगे सर 7 बटा कितना है 6, गुणे कितना है, तो 5 बटा कितना है 8, गुणे कितना है 9 बटा कितना हो जाएगा 7। अब बराबर कितना हो जाएगा, तो अब आप कहोगे सर 1 लाख कितना है, ये 35,000। आपको कुछ नहीं करना। जैसे अगर हमने कहा कि पहले हमने ए का मान पूछा, तो हमने ए वाले को ब्लॉक कर दिया, मतलब ए इसका मान निकालना सबको सॉल्व किया। अब बी निकालना, तो ए से चलेंगे तो बी, ये पूरा किसका मान होगा, आप कहोगे सर ये पूरा कितने के बराबर होगा, आप कहोगे सर बी, मतलब आप इसको पूरे को बी मान लो तो ये बी हो जाएगा। ए से बी चले तो यहां तक बी है तो बी हो जाएगा। बस इतने को सॉल्व कर दो, आंसर वही आ जाएगा। देखो 9 5 45, 45 से पूरा पूरा कट जाएगा कै बार में,
आप कहोगे सर ये 3000 8 7 56, 56 का गुणा कर दो तो आप कहोगे सर 56 अगुणे कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 3000 बराबर कितना 0 0 0 36 18 5 15 कितना 16। देखो 1,68,000 यहां भी आ गया इस क्वेश्चन का आंसर बी तक। यानी आपने क्या समझा, परसेंटेज में सारी चीज बताया हूं कि अगर ए का मान निकालना तो ए वाले को ब्लॉक कर दो, बी वाला निकालना तो बी वाले को ब्लॉक कर दो। अगर यहां तक ब्लॉक कर दोगे तो किसका मान निकल के आ जाएगा, सी का। तो अगर यहां पर देखो यहां डी तक लिखे हैं इसलिए किसका मान निकल के ये डी तक पहुंचा। तो जितना देखो ए को ब्लॉक किया तो ए का मान आया, अगर इतने को ब्लॉक करोगे बी, अगर आप इस पूरे को ब्लॉक कर दोगे, अगर आप इस पूरे को ब्लॉक करके सिर्फ और सिर्फ इसको सॉल्व कर दोगे तो सी का मान आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये पूरी वाली वैल्यू किसको बताएगी, सी को। बस इसको सॉल्व कर दोगे तो 9 इकाई 9 15,000 हो जाएगा। अब 15 7 105 हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? तो जब इतने को सॉल्व करके बस इसको सॉल्व कर दोगे तो किसका मान निकल के आ जाएगा, सी। यानी आपने क्या समझा, कभी भी इंडिविजुअल किसी भी वैल्यू का मान निकालना हो, ए का बी का सी का, तो आप लाइन मेथड लगा करके क्वेश्चन का आंसर क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। कल को अगर सी पूछेगा तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि इस पूरे को ब्लॉक करके 9 से काट दोगे, 9 इकाई 9 4 9 5 15,000 15 7 105 1,05,000 आपके क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि जितने को ब्लॉक करोगे उसका मान आप निकाल पाओगे। जैसे पहले वाले तरीके में देखो यहां पर हमने ए निकाला था, तो ये वाला तरीका केवल ए और डी निकालने के लिए, मतलब इनिशियली और फाइनली निकालने के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। अगर दूसरा तीसरा निकालना होगा तो आप लाइन मेथड लगाओगे, उससे सारी चीजें लगा पाओगे। तो ये दो तरीके हुए। अब एक तरीका और है, उसको जल्दी नहीं लगाते, जब तक क्वेश्चन में इंडिविजुअल पूछेगा तब तक यही तरीके लगाएंगे। देखिए इसी क्वेश्चन को मेथड नंबर 3 से कैसे लगा सकते हो, क्या होता है ब्लॉकिंग मेथड या कब्जा करने वाला मेथड। कब्जा करने वाला मेथड क्या होता है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं, इसी को क्वेश्चन को, जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर आप कहोगे कि सर अगर ये ए हो जाएगा और ये कौन हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा और ये कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब बताओ क्वेश्चन में ए के पास एक मोटरसाइकिल है जिसे वह बी को 16 सही 2/3%, बताओ 16 सही 2/3 को क्या बोलोगे, 1/6। इसका मतलब 6 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा, तो ए और बी का हो जाएगा। फिर बी बेच देता है, जबकि बी ने उसे सी को 37.5% हानि पर, बताओ 37.5% की हानि को क्या बोलते हैं, आप कहोगे सर 3/8, यह मतलब 8 रुपए की वस्तु को 5। बी ने सी को बेचा तो 8 रुपए की वस्तु को कितने में, तो आप कहोगे सर 5। फिर तथा सी ने उसे डी को 28 सही 4/7, 28 सही 4/7 का मतलब 2 बटा कितना होता है 7। इसका मतलब 7 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा, तो आप कहोगे सर 9 में। अब जो खाली है उसको कौन कब्जा करेगा, जैसे अगर आपके घर के सामने कोई जमीन खाली तो उसको कब्जा कौन करता है, जिसके घर आपके सामने तो आप ही करते हैं, अभी थोड़ी कोई 10 किलोमीटर दूर से आके कब्जा करता है। चलो अब यहां खाली है तब क्या भरोगे, तो आप कहोगे सर यहां पर 7 भरेंगे, यहां 7 भरेंगे, यहां पर 7, जहां जिसके सामने ये 5 है तो आप कहोगे सर इसके सामने यहां पर 5 भर, ऐसे इधर 8 है तो यहां पर कुछ नहीं तो इसके सामने 8 भर। तो ऐसे ऐसे हम देख रहे हैं, यहां 7 है तो अब यहां पर भी क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और यहां पर भी क्या हो जाएगा आपका 7, बस हमने भर दिया। अब देखो करते क्या है, अगर जो सब में कॉमन है ना उसको आप काट करके हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर हम बात करें, देखो 7 यहां पर भी है, 7 यहां पर भी है, 7 यहां पर भी, 7 यहां पर, हमने हटा दिया। या तो गुणा करके काट दो या तो वैसे भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो गया। और कुछ कट रहा है तो आप कहोगे सर आप तो कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ दिख रहा है तो काट दो, चलो नहीं दिख रहा तो चलो ये 8 से कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 48, और 8 7 कितना हो जाएगा 56, और 7 5 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 35, और 9 5 कितना होगा 45। यही वाली बात। अब यहां से भी सबका मान निकाल सकते हो। जैसे अगर हम बात करें, बताओ कि अगर यहां पर डी की वैल्यू पूछा, डी का मान दिया कितना, तो आप कहोगे सर 1,35,000, यही तो दिया, डी का मान 1,35,000। तो देखो 45 तिया हो जाएगा, ये 3 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, 3,000, 3 5 15 4 3 12, 3,000। ए का वैल्यू पूछा तो 48,000 में बस आप इसमें 3,000 का गुणा कर दोगे तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 0 0 0 8 3 के 24 हो जाएगा, और 4 3 12 13 14 कितना हो जाएगा 1,44,000। इससे भी आप निकाल सकते हो, ये ऑप्शन नंबर डी। अच्छा बी पूछेगा तो आप बी वाले में गुणा कर दोगे, कितने का गुणा कर दोगे, आप कहोगे सर इसी 3,000 का गुणा कर देंगे। तो 0 0 0 36 18 5 15 कितना 16, देखो यही सब तो आया था, आप कहोगे। तो कहोगे सर ये कब कौन सा तरीका लगाना, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अगर कभी इंडिविजुअल पूछ दे, ए का, बी का, सी का, डी का, किसी एक का इंडिविजुअल पूछ दे तो आप या तो पहला तरीका लगा दीजिए या तो दूसरा, यानी लाइन मेथड लगाएंगे। तब इसको इतना हम तामझाम नहीं करेंगे, लगा सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन जैसे क्वेश्चन थोड़ा सा आगे बढ़ के बात करेगा तब हम इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें लगाएंगे। तीनों चीज मैंने बता दिया। सी का पूछेगा तो इसमें गुणा कर दोगे 3,000 का, तो ये सी का मान आ जाएगा 0 0 0, और 3 5 15 3 3 9 कितना हो जाएगा 10। देखो यही तो आया था 1,05,000। तो इससे सारी चीजें इंडिविजुअल निकाल सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो। बात समझ गए? तो ये 3 तरीके से मैंने आपको बता दिया, ये सारी चीजें क्वेश्चन को लगाओगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलो अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन कैसे कैसे लगेंगे। तीनों तरीका बता दिया, अब क्वेश्चन कैसे कैसे लगाना है। ए ने एक वस्तु बी को 28 से 4/7% की हानि पर बेचा, जबकि बी ने सी को 16 से 2/3% के लाभ पर बेचा।
तथा पुनः सी ने डी को 14.2/7% के लाभ पर बेचा। यदि ए और डी के क्रय मूल्यों का अंतर इतना रुपए हो तो बताओ डी ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था। दोनों तरीके से आप लगा सकते हो, लाइन मेथड से भी लगा सकते हो, इससे भी लगा सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए अब इसके बारे में अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन में, अब आते हैं क्वेश्चन पे। दोनों तरीके से बता देता हूं कि पहले आप कैसे लगाओगे सक्सेसिव से। ए ने एक वस्तु बी को, सबसे पहले अगर हम बात करें, ये कह रहा है कि ए ने एक वस्तु किसको बेचा, आप कहोगे ए ने एक वस्तु बी को बेचा। कैसे बेचा है भाई, तो कहोगे 28 से 4/7%। इसकी वैल्यू क्या होती है, आप कहोगे सर 2/7। हानि का मतलब माइनस, इसका मतलब 7 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा होगा, 5 रुपए में। बी ने सी को 16 से 2/3% के लाभ पर। बताओ 16 से 2/3 का मतलब क्या होता है, 1/6। इसका मतलब किसके बारे में बात कर रहा है, तो अब आप कहोगे कि सर यहां तो बी और सी के बारे में बात कर रहा है। कैसा बात कर रहा है, 16 से 2/3 यानी 6 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा, 7 में बेचा। फिर कह रहा तथा पुनः सी ने डी को 14 से 2/7, यानी फिर किसके बारे में बात करना, सी और डी के बारे में बात करना। सी और डी में क्या संबंध बता रहा है, 14 से 2/7। 14 से 2/7 को क्या बोलते हो, 1/7। इसका मतलब 7 रुपए की वस्तु को 8। अब ये वाली बात तो समझ पा रहे हो डायरेक्टली हम कैसे कर रहे हैं। यदि इनके क्रय मूल्यों का अंतर, चलो लगा देते हैं। पहले जो कटा था आप कहोगे सर ये बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, तो बताओ बचा कितना था, आप कहोगे सर यहाँ पर ए और कौन बचा, डी। अब जो कट रहा तो आप उसको काट पीट दो, आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल काट देता हूं। आप कहोगे ये 7 से 7 पूरा पूरा कट जाएगा और कुछ कटेगा, आप कहोगे हाँ सर 2/3 6 हो जाएगा और 2 चौका 8 हो जाएगा। मतलब इधर फाइनली 7 तरीके कितना हुआ, तो आप कहोगे सर 21, ए और डी में 21, और यहाँ 5 चौका कितना होगा, 20। यही कर रहा, अगर ए का मान 21 है तो डी का मान 20 है। इन दोनों का अंतर दे दिया। अब इस बार 1 यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान कितना दिया भाई, तब आप कहोगे सर 1 यूनिट का मान 1450, 1450 दशमलव कितना है 7। 1 यूनिट का मान ये दे दिया, तो अब आपसे जो पूछेगा उसका मान आप बता दो। कर बताओ तो डी ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था, ये वाली बात आपसे पूछ रहा है। तो डी ने क्या रुपए में खरीदा था, 20। इसी में आप 20 का क्या कर दोगे, आप गुणा कर दोगे। क्या ये वाली बात सभी लोग समझे, कट तो नहीं रहा। देखो यहाँ पर 20 से 20 का गुणा, तो देखो ये तो 0 हट जाएगा इस पॉइंट को हटाने में। 2 का गुणा 7 दूना कितना होगा 14, अब 5 दूना 10, 14 दूना 28 से कितना हो जाएगा 29। 29,014 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। यानी अगर कभी भी ए और डी में रिलेशन पूछेगा तो आप ये वाला तरीका लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लाइन मेथड से भी आप इसे लगा सकते हो। चलो उससे भी आपको बता देता हूं कैसे लगाओगे। जैसे मान लो एक लाइन में लगाना चाहते हो, कैसे लगाओगे, यही वाली बात तो आप कहोगे कि सर ए ने एक वस्तु बी को, देखो ध्यान से समझिएगा। अगर हम ये वाली बात कहें कि अगर ए ने एक वस्तु किसको बेचा, बी को, कैसे बेचा, 28 से 4/7। बताओ इसको क्या बोलोगे, तो आप कहोगे सर 2/7। हानि का मतलब 7 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा, 5। अब फिर क्वेश्चन में क्या करा, बी ने सी को 16 से 2/3, 16 से 2/3 को आप क्या बोलते हो, आप कहोगे सर इसको हम बोलते हैं 1/6। लाभ का मतलब 6 रुपए की वस्तु को कितने में बेच दिया, 7 में बेच दिया। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तथा पुनः सी ने डी को 14 से 2/7%, 14 से 2/7 का मतलब 1 कितना होगा 7। इसका मतलब 7 रुपए की वस्तु कितने में बेच दिया, 8 में। अच्छा बताओ ये हम कहां तक पहुंच चुके हैं, ए बी सी डी। तो बताओ यहां पर किसका मान आना चाहिए, आपको सर डी का मान आना चाहिए। ए से हम कहां डी तक पहुंचे थे, डी आना चाहिए। बस इसी को सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, जब इसको सॉल्व करो कुछ कट रहा, आप कहोगे हाँ सर 7 से 7 पूरा पूरा कट जा रहा है, और कुछ कट रहा, आप कहोगे हाँ 2/3 6 हो जाएगा और 2 चौका 8 हो जाएगा। यानी अगर हम ए और डी को एक तरफ लेके आना चाहिए, आप इसको लिख सकते हो एक लाइन और, ए गुणे कितना होगा, ऊपर 5 चौका कितना हो जाएगा 20 और नीचे 7 त्रिक कितना होगा 21, अब बराबर कितना हो जाएगा, दैट इज डी। और ए और डी को अगर एक तरफ लेके आए तो आप कहोगे ए अपॉन डी, अब बराबर कितना होगा 21, इधर चला जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 21 बटे कितना होगा 20। यानी ए का मान अगर 21 रुपए है तो बी का मान कितना होगा 20। इन्हीं दोनों का अंतर दिया है, कितना दिया है 1 यूनिट। इसी 1 यूनिट का मान कितने के बराबर दिया है, आप कहोगे 1450 दशमलव कितना है 7। तो क्वेश्चन में करा अगर 1 यूनिट इतना पता है तो जिसका पूछेगा उसका मान गुणा कर दो। ए का पूछता तो 21 का, डी का पूछेगा तो 20 का गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये पॉइंट हट जाएगा 0 से, तो 7 दूना 14 हो जाएगा, 5 दूना 10, 14 दूना 28 से कितना हो जाएगा 29। 29,014 ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए, तो इसे हम लाइन मेथड बोलते हैं। लाइन मेथड से भी आप इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। बस समझ गए। चलो अब तीनों अब किसी भी तरीके से लगा सकते हो, कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो जैसे अगर इस क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए ने एक घड़ी को 20% के लाभ पर बेचा ए ने एक घड़ी को 20% के लाभ पर बेचा तथा बी ने इसे सी को 30% के लाभ पर बेच दिया तथा पुनः सी ने इसे डी को 10% की हानि पर बेच दिया। यदि बी के लाभ तथा ए के लाभों का अंतर 320 रुपए है तो बताइए डी ने इस घड़ी को कितने रुपए में खरीदा था। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा आपको घुमा दिया। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको बाद में बताता हूं। अब सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं यहां पर इस क्वेश्चन में, जो इस पैटर्न के क्वेश्चन है। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन पे मैं आपको लेकर चलता हूं ताकि ए और डी वाले एक जगह करा देता हूं क्वेश्चन,
ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा पीछे वाला है। चलो अब इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को पहले देख लो। कह रहा है ए ने एक वस्तु बी को विक्रय मूल्य पर 16/2/3% के लाभ पर बेचा। जो एक टाइप का क्वेश्चन, पहले से देख लो। विक्रय मूल्य पर अब इसने जबरदस्ती कर दिया। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। 16/2/3% के लाभ पर बेचा तथा बी ने सी को 20% के लाभ पर बेचा तथा सी ने डी को विक्रय मूल्य पर 20, देखो दो जगह विक्रय मूल्य कर दिया, विक्रय मूल्य पर 20% की हानि पर बेच दिया। यदि डी ने उस वस्तु को इतने रुपए में खरीदा हो तो बताइए ए ने उस वस्तु कितने रुपए में खरीदा हो। तो मैंने अभी आपको बताया अगर डी और ए का मान पूछेगा तो आप सक्सेसिव लगा दो, लेकिन एक बात फंस गई, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर दिया, विक्रय मूल्य बोल दिया। तो हमको उससे घबराना नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लास नंबर फर्स्ट में ही बता दिया है। देखो क्वेश्चन में कहा ए ने बी को, अगर ये वाली बात विक्रय मूल्य नहीं रहता, क्वेश्चन में ये कहा कि ए ने एक वस्तु किसको बेचा, तब कहोगे सर बी को। कैसे बेचा भाई ए को, ए ने बी को? 16/2/3%, 16/3 का मतलब कितना होता है, तो आप कहोगे सर 1/6। अगर ये विक्रय मूल्य नहीं रहता तो हम 6 रुपए की वस्तु को कितना लिख देते, 7 डायरेक्टली लिख देते। लेकिन ये चीजें गलत, थोड़ी सी ध्यान से आपको यहीं पे ये वाली बात ध्यान देना कि दो जगह विक्रय मूल्य दिया है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या है कि जब अगर आप इस 16/2/3% को आप देखेंगे तो इसका मतलब 1/6। और जब विक्रय मूल्य बोल दिया इसका मतलब ये नीचे वाली वैल्यू विक्रय मूल्य है और ऊपर वाली वैल्यू प्रॉफिट दिया तो प्रॉफिट, मतलब 6 रुपए का बेच रहे हैं तो 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो ये विक्रय मूल्य क्या लिखेंगे, 6 रुपए का बेच रहे हैं तो 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो खरीदे कितने में थे, 5 से 6, बस क्योंकि जो प्रॉफिट होता है वो सीपी के रिस्पेक्ट होता है। तो बस इस चीज को अगर हम 5 से 6 सही लिख देंगे तो इस चीज का मतलब खत्म हो जाएगा। अब ये नहीं कि 6 से 7 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। बस इसका मतलब है कि अगर हम 5 रुपए की वस्तु को 6 में बेचेंगे तो ये हमको प्रॉफिट होगा, तो हमको 5 से 6 लिख दिया तो ये चीजें सही। तो जहां जहां विक्रय मूल्य दिया होगा इसको हम इस तरीके से करेंगे। तो इस तरीके से कर दिया। बी ने सी को 20% लाभ, देखो यहां कुछ भी नहीं बोला, जनरली बोला तो आप इसको जनरली ऐसे लिखोगे। बी ने सी को कैसे बेचा है, तो आप कहोगे सर 20%। तो 20% का मतलब कितना हो जाएगा, 1/5। इसका मतलब 5 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा गया, आप कहोगे सर 6 में। ये वाली बात सभी लोग समझ गए, या कुछ भी नहीं। फिर लेकिन बोला अगले वाली लाइन में, तथा सी ने उसे डी को विक्रय मूल्य, अब देखो फिर यहां पर सी और डी में फिर विक्रय मूल्य लगा दिया। यानी आपको यही दो जगह आपको ध्यान देना था, जहां जहां विक्रय मूल्य कहा वहां आपको ध्यान देना। क्या देना है, 20% विक्रय मूल्य पर 20% का हानि, मतलब 1/5। अगर कुछ नहीं बोलता तो हम 5 से 4 लिख देते, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्या लिखना है, इसका मतलब 5 रुपए का बेच रहा है तो 1 रुपए की हानि है, तो खरीदा कितने में होगा, 6। तो आप कहोगे सर ये जो नीचे वाली वैल्यू है ना, इसको विक्रय मूल्य के नीचे 5 रुपए का बेचा तो 1 रुपए की हानि हुई, तो खरीदा कितने रुपए में था, तो यहां तो 4 होगा या तो 6 होगा। आप कहोगे 4 रहेगा, 5 होगा तो प्रॉफिट हो जाएगा, इसका मतलब यहां पर कितना रहेगा, 6। तो मैंने बताया था अगर ये उल्टा हो, अगर सिंबल माइनस है तो आप इसको प्लस कर लो, 5 कितना होगा, 6। 6 रुपए की वस्तु को 5 में बेचे। बस यही दो जगह आपको ध्यान देना था, सारी बातें सेम टू सेम है। देखो यही तो विक्रय मूल्य है, इस वाली लाइन को हम खींच करके कहां लेके आ गए, तो आप कहोगे सर दैट इज सीपी में। बस आप इसी को सॉल्व कर दो, यही दोनों जगह ध्यान था। अब इसी क्वेश्चन को लगा दो, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा भाई, तब कहोगे सर ये 6 से 6 कट गया, 5 से 5 कट गया। देखो यहां पर बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, तो अब यहां पर क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे सर ए, और कौन आ जाएगा, डी। कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 5 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा, 6 में। तो कह रहा बताइए, यदि डी ने उस वस्तु को 1.8 रुपए में खरीदा था, तो ये देखो ये बहुत आसान दिया था, 600 दिया था, लेकिन मैंने जानबूझ के दिया, कुछ आपको सिखाना चाह रहा हूं। डी का मान, मतलब ये डी का मान 6 है, डी का मान 6 है और ए का मान कितना है, तो आप कहोगे सर 5। हमसे 1 यूनिट का मान पूछा है, यानी ए का मान पूछा है, तो इसके बारे में अगर हम बात करते तो 6 यूनिट की वैल्यू दिया हमको, कितना दिया है भाई, आप कहोगे सर 6 यूनिट की वैल्यू डी का मान, आप कहोगे सर 6300 1 दशमलव कितना, पहले पॉइंट को भूल जाओ, मैं कह रहा पहले पॉइंट को भूल जाओ। तो ए का मान पूछा यानी 5 यूनिट का मान कितना होगा, यही तो है, ये डी फॉर ए डी का मान है और ये किसका मान है, ये ए का। तो कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से समझिएगा, जो पैटर्न ऊपर बन रहा हो 6 का ही कितना होगा, 6 पहला 1 गुना है, फिर कितना है, तो आप कहोगे सर 6 5 30 5 गुना है, और फिर ये कितना है, तो आप कहोगे सर 6 3 कितना 18, मतलब पहला 1 गुना 5 गुना 3 गुना, तो 5 इकाई कितना होगा 5, अब 5 5 कितना होगा 25, अब 5 3 कितना होगा 15। अब क्वेश्चन को गलती क्या हुआ, यहाँ पॉइंट था तो आप भी एक पॉइंट पे पॉइंट लगा दो, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है 5251.5, 5251.5, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5251.5। क्वेश्चन को थोड़ा सा हमने अच्छा बनाने का प्रयास किया, यहाँ पर 6 यूनिट की वैल्यू 600 दिया था, तो मैंने इसको थोड़ा सा वैल्यू चेंज करके अच्छा क्वेश्चन बना दिया। तो ध्यान आपको क्या देना था कि जब कभी इनिशियली और फाइनली बात करेगा तो हम यहाँ सक्सेसिव लगाएंगे, बात समझ गए। कब पहला तरीका लगाना है, कब दूसरा, तो जब कभी शुरू वाला देकर लास्ट वाला पूछे, लास्ट वाला देकर फर्स्ट वाला, तो आप सक्सेसिव लगा सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो जो पैटर्न ऊपर अगर 1 पॉइंट 2 पॉइंट पे होता तो पीछे से हम 2 पॉइंट लगा देते। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। चलो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि कैसे क्वेश्चन को करेंगे, देखो अगर ऐसे से अगर स्मार्ट तरीके अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मेरा एक आरआरबी ग्रुप डी का एक बैच है जो 15 फरवरी से स्टार्ट होगा, 10 तारीख से स्टार्ट होने वाला था लेकिन 15 तारीख से बैच स्टार्ट होगा, थोड़ा सा कुछ कारण है,
ठीक है, मैं नहीं रहूंगा, इसलिए बैचेज थोड़ा सा 15 तारीख से आपका क्लासेस रेगुलर चलेगी, तो इसको मात्र आप 51 रुपए में परचेज कर सकते हो। पहले 1000 विद्यार्थियों के लिए मात्र 51 रुपए में मिलेगा। ये मिलेगा कहां पर आपको? सिलेक्शन पथ ऐप पर। प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं कि सिलेक्शन पथ ऐप डाल करके। अगर कोई दिक्कत होगी तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डलवा दूंगा और वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। और एक बैच और जो बहुत ही शानदार बैच चल रहा है, पुलिस दरोगा रैंकर बैच। जो लड़के कहीं पर भी जिसको मैथ में एकदम दिक्कत हो, अगर कभी किसी से ना समझ में आया हो, मात्र 51 रुपए में बैच आपको ऐसी सिलेक्शन पथ ऐप पर आपको मिल रहा है। बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया गया है और लगभग इसमें आपका 80% सिलेबस आपको कंप्लीट पढ़ा दिया गया है। तो आप इसको मात्र 51 रुपए में खरीद करके परीक्षा से, अभी परीक्षा आपका लगभग एक महीना, आपका एक क्या लगभग अभी आप, हाँ, 1 महीने के ऊपर है, 34-35 दिन है। तो आप इसको परचेज करके, आप इसको खरीद करके आप इसको तुरंत 10 से 15 दिन के अंदर आप पूरा कंप्लीटली पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कौन सा है, अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब क्वेश्चन में ये कह दिया, ए ने एक घड़ी को 20% के लाभ पर बेचा तथा बी ने इसे सी को 30% के लाभ पर बेच दिया तथा पुनः सी ने इसे डी को 10% की हानि पर बेच दिया। यदि बी के लाभ तथा ए के लाभों का अंतर 320 रुपए है तो बताइए डी ने घड़ी को कुल कितने रुपए में खरीदा था। देखिए, आप लगा सकते हैं क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, पहले तरीके से जब अगर आप लगाएंगे तो ए और डी के बारे में यहां लाभ बोल दिया क्वेश्चन में। कहा यहां पर कि ए के लाभों का अंतर और बी के लाभों का अंतर, क्वेश्चन में बी के लाभ और ए के लाभों का अंतर बोल दिया। तो जब सब चीज निकालना हो तो क्वेश्चन में हम तीसरा वाला तरीका जो मैंने आपको बताया, कब्जा करने वाला मेथड, उससे लगाओ। वो शानदार तरीका आपको ये इंडिविजुअली बताने के लिए होता। इससे भी लगा सकते हो, लेकिन थोड़ी सी चीजें इसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की चीजें समझनी पड़ेंगी, तो इसलिए मैंने आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं करना चाहता हूं। तो अगर यहां पर ए है, पहला व्यक्ति ए है, दूसरा वाला व्यक्ति बी है, तीसरा वाला व्यक्ति सी है और चौथा वाला व्यक्ति डी। जैसे मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर पढ़ाया ना कि अगर उनका अंतर इतना है तो 3rd ईयर 2nd ईयर का अंतर वाला वो वाला कॉन्सेप्ट लगा के लगा सकते हो, लेकिन थोड़ा सा उसमें दिक्कत होगी, इसलिए मैंने आपको चीजें कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं। ए ने घड़ी बी को 20% के लाभ पर बेचा। बताओ 20% का मतलब कितना होता है? तो आपको सर 1/5। इसका मतलब कि ए ने 5 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा? 6 में बेचा। बी ने इसे सी को 30% के लाभ पर, अच्छा 30% का मतलब 3 बटा कितना होगा? 10। इसका मतलब कि 10 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा गया? तो आपको सर 13 में बेचा। पुनः सी ने डी को 10% की हानि पर, अच्छा 10% हानि का मतलब 1/10। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 10 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा? 9 रुपए में। अब मैंने क्या बताया था? तीसरा वाला तरीका, कब्जा करने वाला तरीका, जो जिसके सामने उसको कब्जा कर लो। ये 6 है तो आपको सर यहां पर 6 भर दो और यहां पर भी कितना भर दो? 6 भर दो। 13 है तो आप यहां पर 13 भर, जिसके सामने जो पड़े उसको कब्जा कर लेने दो। 13 हो जाएगा, यहां कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर ये 10 हो जाएगा, और यहां कितना है? तो आप कहोगे सर ये भी 10 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा? ये 10। जिसको हमने भरा उसको रेड से हमने लिख लिया। अब इसमें होता क्या है कि जो कट रहा हो ना उसे आप काट दो। तो आप कहोगे सर कितना कितना? अब देखो 10 यहां पर भी, लेकिन हर जगह 10 नहीं है। लेकिन अब आप कह सकते हो कि क्वेश्चन में कट पीट सकता है। क्या क्या कट पीट सकता है भाई? आप कहोगे कि क्वेश्चन में कट सकता है, आप कहोगे हाँ बिल्कुल कट सकता है। क्या क्या कटेगा अब इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करें। 20% 1/5, 5 से 6 देख लो, सही लिखे है ना। 30% का मतलब 30% का 3/10 से कितना हो जाएगा? 13। और फिर अगला क्या है? 10% की हानि पर, अच्छा सर 10 से कितना हो जाएगा? 9। सही है। अब क्वेश्चन में जो कट रहा, अगर कट रहा हो तो काट लो, नहीं कट रहा हो तो गुणा भाग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसके बारे में अगर हम बात करें, गुणा भाग कर लो, बताओ इसमें कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर इसका गुणा करोगे, इसका गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर ये 500। इसका गुणा करो कितना हो जाएगा? 600। ये कितना होगा? 13 छक 78, कितना हो जाएगा? 780। इसका गुणा कर लो 13 छक 78, 78 गुणे कितना है? तो आप कहोगे सर 9। 9 8 72 हो जाएगा, और 7 9 7 63, 63 और 7 कितना होगा? 70, यानी ये 700 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 13 छक 78 गुणे 9 8 72 हो जाएगा, 7 9 7 63, 7 इतना। इसका मतलब ए का मान 500, बी का मान 600, ये 780 और ये 702 है। लेकिन ये आपके ए डी का किसी का मान नहीं पूछा अब आपसे। क्वेश्चन में अब क्या कह रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं। क्वेश्चन में कहा यदि बी के लाभ, ध्यान से समझना, क्वेश्चन में करा कि यदि बी के लाभ के बारे में बात कर रहा है क्वेश्चन में। अब मैं इसको ब्लैक से थोड़ा कर लेता हूं कि बी के लाभ के बारे में बात कर रहा है कि बी का लाभ और क्वेश्चन में कर रहा है ए का लाभ। इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। बी का लाभ और क्वेश्चन में किसके बारे में बात कर रहा है? ए का लाभ। तो लाभ कैसे होता है? ए का लाभ क्या होगा? ए ने बी को बेचा होगा, तो ए का 500 रुपए में खरीदा और 600 रुपए में बेचा। ए ने किसको बेचा? बी को, बी ने सी को, सी ने डी। तो ए का लाभ कैसे निकलेगा? ए ने 500 रुपए की वस्तु को 600 में बेचा, तो कै रुपए का प्रॉफिट हुआ? तो आपको सर इसको जो प्रॉफिट हुआ है, ए का जो लाभ है वो 100 रुपए। ए का जो लाभ बोला तो ए ने बी को बेच के लाभ कमाया होगा, तो 100 रुपए का। अब फिर कह रहा है कि बी के लाभ तथा ए के लाभों का अंतर, तो ये तो ए का लाभ हुआ। अब बी का लाभ कौन होगा? तो बी ने सी को बेचा होगा, तो ये इसको कितने में बेचा? तो अब आप कहोगे सर 600 रुपए की वस्तु को 780 में बेचा, तो 180, यानी ए का लाभ 100 है, अब बी का लाभ 180 है। तो अब यही कहा
इन दोनों का अंतर यानी बी के लाभ तथा ए के लाभों का अंतर, ये ध्यान से समझना, बी का लाभ और ए के लाभों का अंतर दिया हुआ है। तो इसका 100 रुपए का लाभ, इसका 180, तो इनका अंतर यानी इनका अंतर कितना है? तो आप कहोगे सर 80। इसी 80 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है? आप कहोगे सर 320। तो बताओ 1 यूनिट का मान कितने के बराबर हो जाएगा? आप काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 4। 1 यूनिट का मान कितने के बराबर हो जाएगा? 4। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा? तो बताओ डी ने उस घड़ी को कितने रुपए में खरीदा था? तो डी का मान कितना है? तो कहोगे 702। इसी में 702 का गुणा कर दो, ये हो जाएगा 4 दूना 8 और 7 चौक कितना हो जाएगा? 28। ये 2808 ही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 2808 कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? तो इस तरीके से कौन सा तरीका हमने लगाया? मेथड नंबर 3। क्या आप पहले और दूसरे तरीके से लगा सकते हो? वो इंडिविजुअल निकालने के लिए होता है, ए और बी का। और ये क्या होता है? ये हर एक चीज निकालता है, ए का, बी का, सी का, डी का, उनका अंतर का, लाभ का, सब चीज निकालता है। तो ये वाला तरीका आप यहां पर लगाओगे, ये तरीका आपके लिए यहां पर क्या रहेगा? बेस्ट रहेगा। तो एक क्वेश्चन और मैं आपको इस पे करवा देता हूं ताकि पूरी बात आप 100% आप समझ जाओगे। जैसे ये क्वेश्चन ये है, देखो उसी तरीके क्वेश्चन है, ए ने एक वस्तु बी को 20% की हानि पर बेचा तथा पुनः बी ने सी को 18% के लाभ पर बेच दिया तथा सी ने डी को 10% के लाभ पर बेचा। यदि सी का लाभ 944 रुपए है, तो बताओ ए को कुल कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ? ये वाली बात कर रहा है। एक का दे दिया, दूसरे का पूछ दिया। उसी तरीके से क्वेश्चन आप लगाओगे। यहां पर हमने लिख दिया ए के बारे में बात किया, दूसरा अगर हमने बी के बारे में बात किया, तीसरा सी है और चौथा कौन सा है? डी है। कह रहा है ए ने एक वस्तु बी को 20% की हानि पर, अच्छा 20% का मतलब 1/5, इसका मतलब 5 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा? आपको सर 4 रुपए। तथा पुनः बी ने इसे सी को 18% के लाभ पर, अच्छा 18% को क्या बोलते हैं? तो 18/100 यानी 2 से काट दोगे 9 और नीचे कितना हो जाएगा? 50। इसका मतलब 50 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा होगा? तो अब आप कहोगे सर 59 में बेचा। चलो भाई लिख लिया। तथा सी ने से डी को 10% के लाभ पर, देखो यही तो है 10% लाभ, 10% का मतलब 1/10, इसका मतलब यह हो जाएगा कि 10 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा होगा? आपको सर 11 रुपए। चलो अब इसमें क्या करते हैं? जो कब्जा करते हैं, जो कब्जा रहता है उसको हम लोग कब्जा कर देते हैं। मतलब कब्जा कर देते हैं भाई। 4 है तो आप कहोगे सर यहां पर कुछ मत भरो, अब जिसके सामने जो है वही भर दो। ये 4 है तो 4 भरो, इसमें भी 4 वैल्यू होगी तो आप कहोगे सर यहां पर हमको 59 भरना पड़ेगा। बात क्लियर है? अब यहां पर कितना भरना पड़ेगा? तो अब आप कहोगे सर 50 भरना पड़ेगा। अब यहां पर कितना होगा? 10, तो आप कहोगे सर यहां 10 भरना पड़ेगा। यहां पर भी कितना? 10। जिसके सामने जो है उसको कब्जा करते हुए चले जाओ। ऐसे ऐसे देखते हैं, ये 4 है तो 4। अब पहले जो देख लो, जो कट रहा हो, कटने का मतलब जो आमने सामने जो पूरा पूरा कट रहा है उसको काट दो, और नहीं कट रहा गुणा भाग कर लो। अब आप कहोगे सर इसमें क्या कॉमन है? तो आप कहोगे 4 4 4, यहां 4 कहीं दिख रहा है? आप कहोगे हां सर, लेकिन थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ये 4, ये 4, ये वाला 4, इसमें से 4 निकालोगे, 2 यहां से निकालोगे तो 2 5 10, और 2 यहां से निकालोगे तो 25। यानी हमने क्या कहा कि 2 यहां से ले लिया और 2 यहां से, तो 2 का भाग कर दिया 25, यहां ये हो जाएगा। बस इसी को गुणा करके आप सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो बताओ 5 5 25, 25 का 25 में गुणा करो, कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर ए का 625। इसका कितना हो जाएगा? तो अब आप कहोगे सर ये 500। इसका कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 590। अब देखो 11 का गुणा आपको आना चाहिए, नहीं आना तो कर सकते हो। कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 11 9 99 हो जाएगा। और कितना होगा? 9 11 5 55, 55 और 10 कितना हो जाएगा? 45, 45 एक कम कितना हो जाएगा? 44। 11 9 99 हो जाएगा, 11 5 55, सॉरी 11 9 99, 9 11 5 55, 55 और 9 कितना हो जाएगा? 65, 65 एक कम 64 होगा ना यहाँ, ये 64 होगा। देखो इसका गुणा करोगे, अब 11 का गुणा आपको आना चाहिए। तो 59 अगुड़े 11 हो तो कैसे गुणा करते हैं? ध्यान से समझो। ये 9 है तो 9 लिखो, 9 5 कितना होगा? 14, और 5 कितना हो जाएगा? 6। इस तरीके से आपको आना चाहिए। ठीक है, 111 भी होता है, सबका गुणा करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है उस वाली बात को आप बता दो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यदि सी का लाभ, अच्छा सी का लाभ कहां से निकलेगा? सी डी को बेचेगा तभी इसका लाभ, मतलब इसका सी का लाभ कितना होगा? 549 रुपए की वस्तु कितने में बेचा? तब कहोगे सर 600 कितने रुपए में बेचा? तब कहोगे सर इसने बेचा हुआ है कितने रुपए में? तब कहोगे सर यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 549 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा है? तब कहोगे 590 रुपए की वस्तु 649, तो 10 इधर, ये कितना हो जाएगा? दैट इज 59, 59 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 49 से 10 कितना हो जाएगा? 59 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब क्वेश्चन में क्या करा? इसी का मान 944 है, तो ए को कुल कितने रुपए का लाभ या हानि? ए 650 रुपए कितने, तो इसको तो हानि होगा पहली वाली बात। कितने का? तो आप कहोगे सर 125 यूनिट का। इसी का मान हमको बताना है। यानी अगर हम बात करें तो आप कहोगे सर ये जो 944 यूनिट है ना, एक कै यूनिट की वैल्यू है? तो आप कहोगे सर 59 यूनिट की वैल्यू है। अब हमको बताना कितने का मान है? 125। तुरंत 125 देखने के बाद आपके माइंड में आना चाहिए कि हम 125 ना लिखेंगे, हम इसको 1000 बटे क्या लिखेंगे? 8। इससे कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। मैंने आपको बताया 25 का, 125 का, 625 का, 8 से काटो, 8 इकाई 8 हो जाएगा। बचा कितना? इसको रेड पेन से काट पीट देता हूं ताकि आपको अच्छा लगेगा। 8 इकाई 8 हो जाएगा, बचा 1, 8 इकाई 8, बचा 6, 8 64। देखो ये 59 दूना हो जाएगा, और 2 का गुणा 1000 में कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 2000। ये 2000 ही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? आपको सर बिल्कुल समझ गए, बोलो भाई, बात समझे कि नहीं? तो ये टाइप नंबर फर्स्ट वाली जो बातें हमने इसमें आपको पूरा कंप्लीटली पढ़ा दिया कि टाइप नंबर फर्स्ट में क्या क्या चीजें पूछा जा सकता है, इन सारी चीजों को हमने ए टू जेड। अच्छा, इसमें कौन सा तरीका मैंने लगाया आपका, तो आपको सर इसमें आपने लगाया परपेंडिकुलर सक्सेसिव हमने लगाया। कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है, हॉरिजॉन्टल सक्सेसिव के बारे में बात करता है, तो हॉरिजॉन्टल सक्सेसिव कब लगाते हैं, तो जब मिक्स वेज वैल्यू देगा। अब उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन सेम टू सेम वैसा ही रहेगा जब यहां पर क्वेश्चन में जब कभी रियल वैल्यू, यानी आप क्वेश्चन में क्या करेगा कि आप क्वेश्चन में कभी भी अब जब ये टाइप नंबर 2 में क्या कहेगा, क्वेश्चन में परसेंटेज में भी देगा और रियल वैल्यू में भी देगा। तो वहां पर जब अगर ये क्वेश्चन में दोनों चीज देगा तो वहां पर भी हम कैसे लगाएंगे, तो आप कहोगे सक्सेसिव। लेकिन कौन सा सक्सेसिव, अब आप कहोगे सर हॉरिजॉन्टल लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे, हॉरिजॉन्टल सक्सेसिव लगाएंगे। और क्वेश्चन का आंसर आप क्या कर सकते हो, एक लाइन में आप क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हो। मतलब ये हो जाएगा क्षैतिज वाला, जिसको मैंने आपको परसेंटेज में पढ़ाया है, तो वो वाली तरीके से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, अब उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। चलो आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन में ये वाली बात कह रहा है आपसे। डायरेक्टली क्वेश्चन को लेकर चलूंगा, मैं आपको डायरेक्टली बताने का प्रयास करूंगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए ने एक वस्तु बी को 20% के लाभ पर बेचा, जबकि बी ने उसकी मरम्मत पर 400 रुपए और अधिक खर्च किया। देखो यही 400 रुपए जो है ये वैल्यू में दिया। अब फिर कह रहा है तथा पुनः बी ने उसे सी को 20% के लाभ पर बेचा, जबकि बी उसकी मरम्मत पर 400 रुपए और अधिक खर्च करता है, तथा पुनः बी ने उसे सी को 12.5% के लाभ पर बेच दिया। यदि सी ने उस वस्तु को 4500 रुपए में खरीदा हो, तो बताइए ए ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा। देखो यहां तीन व्यक्ति ए बी सी के बारे में बात किया है, सी का मान दिया है तो ए का मान पूछा है, तो आप यहां पे कौन सा तरीका लगाओगे, हॉरिजॉन्टल सक्सेसिव। क्यों, क्योंकि बीच में वैल्यू भी दिया ये 400, तो कौन सा तरीका, हॉरिजॉन्टल लगा देंगे। अब इसमें बेसिक ऑफ एक्स मान के मैं नहीं बताऊंगा, डायरेक्टली अब इसको बताता हूं, क्योंकि परसेंटेज में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो अब यहां पे डायरेक्टली हम लोग बात करते हैं। देखो ए ने बी को 20% लाभ, तो वैसे आप लिखोगे क्वेश्चन में कह रहा है ए ने किसको बेचा, तो आप कहोगे सर बी को। ए ने बी को कैसे बेचा, अब देखो सारा ग्राफ हम किधर से बना, लेफ्ट हैंड साइड। ए ने बी को 20% लाभ पर, अच्छा 20% का मतलब क्या होता है, एक बटा कितना होता है 5, इसका मतलब 5 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा होगा, आप कहोगे सर 6। अब अगर बी उसकी मरम्मत पे खर्च किया, कै रुपया खर्च किया, तो प्लस 400। जब खर्च करेगा तो उसका पैसा ज्यादा होगा, आप कहोगे सर कैसे, जैसे मान लो अगर आप कोई गाड़ी अगर 1000 रुपए, जैसे कोई मान लो कोई सामान 1000 रुपए खरीद के लेकर आए और उसको मार्केट से लेकर आने में, जैसे फ्रिज आपने खरीद लिया मान लिया 10,000 रुपए का, अब मार्केट से लेकर आएंगे 500 रुपया लाने में घर में लगेगा, तो टोटल आपका क्रय मूल्य क्या होगा, वो 10,500 हो जाएगा। ठीक है, तो 400 रुपया खर्च किया तो प्लस इतना। अब फिर कह रहा है कि किसको बेचा, बी ने किसको बेचा, सी को। कैसे बेचा, 12.5% के लाभ पर। 12.5 का मतलब एक बटा कितना होगा 8, इसका मतलब कि 8 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा होगा, 9 रुपए। अब बताओ हमने ये लेफ्ट से बनाया, क्वेश्चन में करा कि यदि सी ने उस वस्तु को 45 रुपए में खरीदा हो, यानी सी का मान दिया हो, हमको अब इधर से इधर जाना है, करा ए ने उस वस्तु को कै रुपए में खरीदा था। देखो ए ने उस वस्तु को कै रुपए में खरीदा था, इस वाली बात को आपको ध्यान से समझना। सी का मान दिया है 9 यूनिट का मान, 9 यूनिट का मान कितना दिया रे भाई, क्वेश्चन में कह रहा है 9 यूनिट का मान 4500 है, तो यहाँ पे 4500 लिखो। 1 यूनिट का मान कितने के बराबर हो जाएगा, आपको सर 500, ये 9 से कट जाएगा, 9 5 45, तो 8 यूनिट का मान 8 5 कितना हो जाएगा, आपको सर ये 4000। मतलब इधर से आए थे तो ये प्लस था, तो इधर से जाएंगे तो माइनस, यहाँ प्लस था तो अब इधर से जाएंगे, जब साइड चेंज होता है तो ये प्लस का माइनस, माइनस का क्या हो जाता है प्लस। 4000 में से 400 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो अब आप कहोगे सर ये 3600। तो बताओ 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 600। देखो इससे कट जाएगा, तो बताओ 6 5 कितना होगा, तब आप कहोगे सर ये कितना हो जाएगा, दैट इज 3000, यानी 3000। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन ने बोला ए ने कै रुपए में खरीदा था, तो 3000 रुपए में खरीदा था, यही वाली बात। अच्छा कभी कभी क्वेश्चन में क्या कहता है कि बताओ ए ने कै रुपए में बेचा था, अगर ये विक्रय मूल्य पूछ देगा, मतलब बी का क्रय मूल्य, तब आप क्वेश्चन का आंसर 3600 बता दे। देखो ये 3600 दिया, अगर यहीं पे ध्यान से समझो, बोला कि अगर ए ने कै रुपए में खरीदा था, ध्यान से समझो, ए ने कै रुपए में खरीदा था, तो आप कहोगे क्वेश्चन में 3000। लेकिन अगर इसी की जगह ये ना देकर के बोला ए ने कै रुपए में बेचा था, तो लोग ए का नाम देखकर ही तुरंत 3000 लगाते, नहीं, ए ने कै रुपए में बेचा था तो बी का क्रय मूल्य पूछा, यानी आप तब 3600 लगाते जब ये विक्रय मूल्य। ध्यान से समझना, यहां पर क्रय मूल्य दिया है कि विक्रय मूल्य, इस वाली बात को आपको ध्यान से, दो क्वेश्चन पूछता है, एक खरीदने वाला एक बेचने वाला। तो ए ने कै रुपए में बेचा, जब विक्रय मूल्य पूछेगा तो क्वेश्चन का आंसर ये हो जाए, क्योंकि ए बी को बेचेगा तो विक्रय मूल्य 3600 होगा, अक्रय मूल्य पूछेगा 3000। उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ गए। और कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। ए ने एक वस्तु बी को 25% के लाभ पर बेचा, जबकि बी उसकी मरम्मत पर 500 रुपए और अधिक खर्च करता है, तथा पुनः उसे सी को 20% के लाभ पर बेच देता है, तथा सी उसकी मरम्मत पर 2000 रुपए खर्च करता है, तथा पुनः उसे डी को 12.5% के लाभ पर बेच देता है। यदि डी ने उस वस्तु को 6300 रुपए में खरीदा था, तो बताइए ए ने उस वस्तु को, देखो ये वाली बात कहा, ए ने उस वस्तु को, क्वेश्चन में क्या कहा, ए ने उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा था,
इस वाली बात को आपको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन में ये वाली बात आपसे पूछा, कैसे लगाओगे क्वेश्चन को एक लाइन में बताओ। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए ने एक वस्तु बी को, तो चलो लिख लेते हैं यहां पर क्वेश्चन में कर रहा है ए ने एक वस्तु बी को, तो यहां पर हम लिख लेते हैं ए ने एक वस्तु बी। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूं ताकि पूरी बात आप समझ जाओ। थोड़ा सा इंग्लिश वाले देख लीजिएगा, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को ऊपर करके लगा देता हूं ताकि एक लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा ना थोड़ा अच्छे से। क्वेश्चन में कहा ए ने एक वस्तु बी को 25% के लाभ पर, तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्वेश्चन को, तो सबसे पहले कह रहा है ए ने बी को बेचा, तो ए ने बी को कैसे बेचा भाई, आप कहोगे ए ने बी को बेचा कैसे, ये सारा ग्राफ हम किधर से बना रहे हैं, लेफ्ट हैंड। 25%, 25% का मतलब एक बटा कितना होता है 4, तो यानी 4 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा, तो आप कहोगे सर 5 रुपए में। अब फिर करा बी उसकी मरम्मत पर कितना रुपए खर्च करता है 500, तो प्लस आप क्या कहोगे कि सर 500 रुपए खर्च करता है। अब फिर करा कि बी ने उसे किसको बेचा, तो आप कहोगे सर सी को। बी ने सी को बेचा कैसे, 20% के लाभ पर। 20% का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे सर 1/5, इसका मतलब 5 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा, आप कहोगे सर 6 में। अब फिर सी उसकी मरम्मत पर कितने रुपए खर्च करता है, तो प्लस कितना हो जाएगा 2000। अब फिर कह रहा सी ने किसको बेच दिया, तो आप कहोगे सर डी को। कैसे बेचा भाई, कह रहा 12.5% के लाभ पर। 12.5 देखो ये 12.5 है, 12.5 का मतलब 1 बटा कितना होगा 8। ये कह रहा 8 रुपए की वस्तु कितने में बेचा 9। कह रहा डी इतने रुपए में खरीदा, तो ए का मान बताना है। अब आपको इधर से इधर की तरफ जाना, साइड चेंज कर लेना है। सारी बातों को मैं यहां से मिटा देता हूं, ठीक है, एक लाइन में आ जाएगा। यहां पर थोड़ा कम पड़ता है इसलिए मैंने नहीं लिखा। अब बताओ क्वेश्चन में डी ने खरीदा इतना, मतलब 9 यूनिट का मान कितना दिया है, तो आपको सर 6300। तो जब 1 यूनिट का मान 9 यूनिट का मान 6300, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 700। कैसे इसको काट दोगे तो 700 बार। बताओ 8 7 कितना हो जाएगा, तो आपको सर 5600। मैंने क्या बताया, अगर आप इधर से आओगे तो देखो आप जो इधर से बनाए हो तो प्लस, जब उल्टा चलोगे तो प्लस माइनस सिंबल को बदल देते हैं, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस। तो यहाँ 5600 है तो 2000 जुड़ेगा घटेगा, प्लस होगा तो माइनस कर देना, माइनस होगा तो प्लस। 5600 में से 2000 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3600। ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर कितना 3600। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो आपको सर 600, इससे कट जाएगा तो 6 5 कितना हो जाएगा, तो अब आप कहोगे कि सर ये 3000 हो जाएगा। बताओ ये प्लस 500 जोड़ने के बाद 3000 है, तो यहाँ पर कितना रहा होगा, तो आप कहोगे सर 2500। ये 2500 तो 1 यूनिट का मान 500, तो बताओ 500 का कितना हो जाएगा 20,000। ये सारा चीज करने के बाद भी क्वेश्चन गलत होता है। क्वेश्चन में कहा बताओ ए ने कै रुपए में बेचा था। अगर क्रय मूल्य पूछता तो हम बता देते 2000, कुछ लड़के इसको लगा देंगे, जबकि ये गलत है। हाँ, ए ने कै रुपए में बेचा था, तो ए ने बी को बेचा था, तब इसको अगर एसपी पूछेगा, अगर विक्रय मूल्य पूछेगा तो ये बता दोगे। ए ने कै रुपए में खरीदा था, अगर सीपी पूछेगा तो ये बता दोगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कै रुपए में बेचा था, यानी ये वाली बात आपसे पूछा। देखो कभी कभी ये कहेगा कि ए का विक्रय मूल्य, ए का एसपी बराबर बी का क्या हो जाएगा सीपी। कभी कभी ये बोलेगा कि बी का एसपी बराबर क्या हो जाएगा सी का क्रय मूल्य, यानी और डी का, कभी सी का एसपी बराबर होता है कितना डी के क्रय मूल्य। तो कभी कभी ए का विक्रय मूल्य ना बोल करके कुलर को कंफ्यूज कर देता कि ए का विक्रय मूल्य बताओ या बी का क्रय मूल्य बताओ। देखो बी का क्रय मूल्य 2500 होता है। इस वाली बात को ध्यान रखना, यहां बेचना पूछा खरीदना, जब खरीदना पूछेगा तो खरीदना वाला बताना, जब बेचना वाला पूछेगा तो बेचना वाला। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आप कहोगे 2500 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये कह रहा है राम ने श्याम को एक वस्तु 15% के लाभ पर बेचा तथा श्याम ने उसकी मरम्मत पर कुछ रुपए खर्च करता है तथा पुनः उसे राहुल को 20% की हानि पर बेच देता है। यदि राम और राहुल का क्रय मूल्य आपस में बराबर है तो बताएं श्याम अपने कुल क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत, देखो यही वाली बात कर रहा है कुल क्रय मूल्य का, ये कह रहा है कुल क्रय मूल्य का कितना परसेंट मरम्मत पे खर्च करता है। चलो लिखते हैं क्वेश्चन को। राम ने श्याम को, चलो यहां पर एक जगह हम राम लिख लेते हैं, एक जगह हमने राम लिख लिया। ये क्या कह रहा है कि राम ने किसको बेचा है, तो अब आप कहोगे सर राम ने श्याम को बेचा। कैसे बेचा है भाई, 15% के लाभ पर। 15% का मतलब 3 बटा कितना होता है, आप कहोगे सर 20। इसका मतलब कि 20 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा होगा, तो आप कहोगे सर दैट इज 23 रुपए में बेचा होगा। श्याम उसकी मरम्मत पे कुछ रुपए खर्च किया। अब कितना खर्च किया हमको नहीं पता, तो हमने यहां पर एक लाइन छोड़ दिया इस तरीके से कि भैया कितना रुपए खर्च किया हमको नहीं पता। फिर कह रहा है तथा राहुल को 20% की हानि पर बेच दिया। किसने, श्याम। अब श्याम खरीद कर कुछ रुपए खर्च करके अब श्याम ने किसको बेच दिया, तो अब इस वाली बात को कहोगे कि श्याम ने किसको बेच दिया, अब आप कहोगे कि सर राहुल को बेच दिया। दिख रहा कटने, राहुल को कितने में बेच दिया, अब कहोगे 20% की हानि पर। अच्छा 20% का मतलब 1 बटा क्या होता है 5। इसका मतलब 5 रुपए की वस्तु को कितने में बेच रहा है 4 रुपए। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि राम और राहुल का क्रय मूल्य आपस में बराबर, ये वाली बात ध्यान से, कह रहा राम और राहुल का क्रय मूल्य आपस में बराबर। ये कह रहा राम और राहुल का ये क्रय मूल्य दोनों आपस में क्या है इक्वल है। यानी ये कह रहा कि अगर राम यहां 20 है तो राहुल भी यहां 20 होना चाहिए, जबकि यहां पर 4 दिया। तो ध्यान से समझना
क्वेश्चन के फॉर्मेट में परिवर्तन हो लेकिन रियल वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो जैसे कहें अगर ये 4 है 20 है तो दोनों को सेम बना दो, तो आपको सर ये 20 है तो इसको भी 20 बना दो, तो आपको सर एक काम करो इसमें 5 का गुणा कर दो, भैया 5 का गुणा इसमें भी करना पड़ेगा ताकि उसके रेशियो पर कोई फर्क ना पड़े। चलो तो यही वाली बात करा। तो बताइए श्याम ने अपने कुल क्रय मूल्य का, आप ध्यान से समझना, ये करा श्याम ने अपने कुल क्रय मूल्य का, इसको ब्लैक कर लेता हूं, श्याम अपने कुल क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत मरम्मत पे खर्च करता है। तो अब बताओ श्याम यहां 23 है यहां 25 है, देखो श्याम यहां 23 रुपए में खरीदा है यहां 25 रुपए, बताओ इसके बीच की वैल्यू कितनी होगी। तो आपको 23 से 25 हुआ तो 2 रुपए क्वेश्चन में खर्च किया। अब परसेंटेज निकालना इनटू 100। अच्छा बताओ नीचे कौन होगा, तो आप मैंने बताया कि अगर ऊपर प्लस है तो नीचे ज्यादा होगा, तो अगर ऊपर प्लस है तो यहां बताओ नीचे कम वाला होगा, ऊपर प्लस ज्यादा नीचे कम, तो 23 होना चाहिए, या 23 या 25 दोनों में से कोई होगा तो 23 होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में हमसे जबरदस्ती कर दिया, ध्यान से समझना, कह रहा कि श्याम अपने कुल क्रय मूल्य का, तो बताओ श्याम का कुल क्रय मूल्य कौन है, 23 की 25, तो आप कहोगे सर 23 रुपया या 2 रुपया, टोटल 25 है, होना तो चाहिए 23, लेकिन क्वेश्चन में कह दिया कि टोटल क्रय मूल्य का, इसका मतलब हमको क्या लिखना पड़ेगा 25, यानी यहां पर हमको 23 नहीं बल्कि क्या लिखना पड़ेगा 25। क्या ध्यान से समझ गए, क्योंकि इसने जबरदस्ती कर दिया कुल क्रय मूल्य का, अगर ये नहीं बोलता तो हम नीचे क्या लिख रहे होते 23 लिख रहे होते, अगर कुल क्रय मूल्य नहीं बोलता तो हम नीचे 23, तो यहां पर कितना हो जाएगा 25, तो 25 चौका 100 हो जाएगा 4, और 4 दूना कितना हो जाएगा 8, ये 8 को आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, 8% या आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए, बोलो हाँ या ना, समझ गया ना। 25 नहीं नीचे 23 होना चाहिए, लेकिन हमसे जबरदस्ती किया गया कि कुल क्रय मूल्य का, तो कुल क्रय मूल्य 25 है इसलिए हमने 25 लिखना पड़ा। अब एक क्वेश्चन और मैं आपको लेकर चलता हूं, नाम में परिवर्तन होगा, रियल वैल्यू में कोई परिवर्तन आपको नहीं होना चाहिए। देखो क्वेश्चन देखने में लगेगा डिस्काउंट का है, लेकिन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सेम है। कह रहा है एक दुकानदार अपने वस्तु की कीमत क्रय मूल्य से 37.5% अधिक अंकित करता है। अच्छा क्रय मूल्य का मतलब अगर हम इसके बारे में बात करें, जैसे अगर किसी वस्तु का दाम अगर यहाँ सीपी है, सीपी से कह रहा कि जो एमपी लिखा, एमपी का मतलब मध्य प्रदेश नहीं, मार्क्स प्राइस आगे हम लोग पार्ट नंबर 2 में पढ़ेंगे डिस्काउंट, ठीक है। तो इस सेम क्वेश्चन था इसलिए मैंने बता दिया यहां पर। तो कह रहा है एक दुकानदार अपने वस्तु की कीमत क्रय मूल्य से 37.5%, बताओ इसको आप क्या बोलते हो, तो आपको 3/8, अब प्लस का मतलब ज्यादा, इसका मतलब कि ये 8 रुपए की जो वस्तु थी, 8 रुपए की जो वस्तु थी उस पे कै रुपए लिख दिया था, आपको 11 रुपए। जैसे अगर आप देखते हैं कभी कभी कोई दुकानदार किसी सामान पर से कोई लिखा रहता तो उसको उखाड़ करके वो दूसरा स्टिकर लगा देता, तो वही करा कि 37.5% अधिक अंकित करता है, मतलब 8 रुपए की वस्तु को जो जिसको बनाने में 8 रुपए लगा था उस पर प्रिंट 11 रुपए लिखा था। अब क्वेश्चन में कह रहा कि इस पर 2 डिस्काउंट दिया गया, करता था उस पर 2 क्रमागत छूट देने के बाद उससे पूरे बिजनेस में न प्रॉफिट होता है न लॉस। देखो ये वाली बात, न प्रॉफिट होता है न लॉस, मैंने आपको बताया है कि पूरे बिजनेस के अंदर न प्रॉफिट न लॉस होने की 2 कंडीशन होती है, या तो सीपी बराबर एसपी होगा या तो पी बराबर एल होगा, दोनों बातें सही होती हैं। अब कह रहा है कि यदि उस दूसरा डिस्काउंट इतना है तो बताओ पहला डिस्काउंट क्या होगा। बताओ 8 रुपए की वस्तु को 11 रुपए प्रिंट किया गया, अब पहले वाले पे इस पर डिस्काउंट कुछ दिया गया, अब ये तो नहीं पता। जैसे बताओ, जैसे मान लो कि अगर 8 रुपए की वस्तु पे 11 रुपए लिखा है, अब उस पर पहला डिस्काउंट दिया गया, अब कितने में बेचा गया अब हमको नहीं पता, तो यहां पर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर SP1, और यहां पर क्या हो जाएगा SP2। कहोगे सर ये क्या लिख रहे हो, बात समझ में नहीं आ रही। जैसे मान लो अगर हमने ये कह दिया कि कोई भी चीज है, जैसे अगर कोई भी वस्तु अगर लिखा हो, कोई वस्तु अगर हम ले लेते हैं, जैसे मान लो ये माउस है, ठीक है, जैसे मान लो इस पर लिखा हुआ है 8 रुपए इसको बनाने में लगा है, इस पर 11 रुपए लिखा है, तो 11 रुपए लिखा है तो इस पर एक छूट दिया गया, तो अब कितने में, तो जैसे मान लो कोई दुकानदार ने कहा कि अगर 8 रुपए इस 11 रुपए लिखा है, तो किसी ने कहा ये 10 रुपए देंगे, आप कहें हम न लेंगे, आप जाने लगे तो कहा चलो कुछ और छूट आपको देते हैं, तो वही छूट आपको दिया। तो वही वाली बात आपसे कह रहा है कि अगर यहाँ 11 रुपए कितना छूट दिया नहीं पता, अगर दूसरा वाला डिस्काउंट 20% है तो 20% तो होगा क्या, मैं क्या बात बताना चाह रहा हूं कि पहले 11 रुपए की वस्तु को पहले 10 रुपए में बेचना चाह रहा था, तो वही कितना था SP1, आप कहें हम न लेंगे, तो फिर कहा चलो 9 रुपए देना, इसका मतलब क्या होगा SP2, फिर कहेगा चलो कम देना तो SP3, मतलब पहले क्या होता है MP, फिर SP1, फिर SP2 और क्या हो जाएगा SP3। तो वही कह रहा पहला डिस्काउंट कितना था नहीं पता, अब दूसरा डिस्काउंट 20% है, अब 20% का मतलब 1 बटा कितना होगा 5, इसका मतलब कि 5 रुपए की वस्तु को फाइनली कै रुपए में बेचा गया 4, मतलब पूरी कहानी यहां से शुरू हुई और लास्ट में इससे बेचा गया इतने में। अब कहोगे सर अब इसमें क्या करना है, अब देखो क्वेश्चन में यहां पर बोला 2 क्रमागत छूट देने के बाद उससे पूरे बिजनेस में न प्रॉफिट हुआ न लॉस। इस वाली बात को मैंने पीछे पढ़ाया, क्या बताया है कि अगर क्वेश्चन में नो प्रॉफिट नो लॉस लिखा हो, ध्यान से समझना, अगर कभी क्वेश्चन में अगर ये वाली चीज अगर लिखा हो, दूसरे पेज पे मैं आपको लेकर के बता देता हूं कि अगर कभी भी ये चीज लिख देगा कि नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, इसका मतलब क्या, अगर आप कहेंगे भैया हम एक बिजनेस किए हमको उसमें ना प्रॉफिट होना लॉस, इसका मतलब आप यही कहेंगे कि जे रुपए में खरीद के लेके आए थे उतना ही रुपए में बेचेंगे। यानी ये वाली बात आप कह सकते हो कि सीपी बराबर क्या हो जाएगा एसपी, और दूसरी वाली बात
प्रॉफिट बराबर क्या होता है लॉस। ये दोनों बातें क्या होती है सेम पीछे मैंने आपको पूरा डिस्कस किया कि सीपी और एसपी दोनों क्या होते हैं बराबर होने चाहिए। जैसे मान लो अगर कोई सामान अगर आप 500 रुपए में खरीद के लेकर आए, अगर आप उसके 500 रुपए में ही बेचेंगे तभी आपको नो प्रॉफिट क्या होगा नो लॉस। तो उसी तरीके की क्वेश्चन है इसके बारे में अगर हम बात करें तो कहा नो प्रॉफिट नो लॉस, इसका मतलब जितने रुपए में खरीद के लेकर आया था उतना ही बेचेगा। बताओ कै रुपए में खरीदा था, आपको 8 में, अब बेचा कै रुपए में 4, इसका मतलब ये दोनों मान आपस में क्या होने चाहिए बराबर। 8 रुपए उसको खरीदा था या 4 रुपए में बेचा, इसका मतलब कि ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब है। तो बताओ यहां 4 है तो इसको बराबर करोगे तो आपको 2 का गुणा यहां भी करना पड़ेगा और 2 का गुणा यहां पर भी करना पड़ेगा। अब ध्यान से समझना, तो यही कहा बताओ दूसरा डिस्काउंट क्या होगा। अब बताओ ये 10 रुपए की वस्तु है तो 11 रुपए की वस्तु को 10 में बेचोगे तो बताओ कितने का। तो 11 रुपए की वस्तु को 10 में बेचोगे तो प्रॉफिट होगा कि लॉस, तो आपको सर 1 रुपए का लॉस होगा। इनटू हो जाएगा 100। अच्छा अब बताओ नीचे 11 होगा कि 10, आपको सर ऊपर कम है तो नीचे कितना होगा ज्यादा वाला, अगर ऊपर कम है तो नीचे ज्यादा। बताओ यहाँ 11 लिखोगे कि 10, तो अभी देखो पिछले वाले क्वेश्चन को ये वाला लिखे थे, होगा ये वाला। अगर वो हमसे जबरदस्ती पहले वाले क्वेश्चन में नहीं करता तो हम यही वाली वैल्यू लिख रहे होते। बात समझ गए। चलो इसको भाग करोगे तो कितना होगा, देखो यहां ध्यान रखना 11 9 99, 9 सही 1/11%। जैसे ये आंसर आए ना तो तुरंत सावधान हो जाया करो। क्या सावधान कहोगे सर आता हुआ भी क्वेश्चन, लगाया हुआ भी क्वेश्चन गलती कर देते हैं। एग्जामिनर 11 से 1/9% ऑप्शन रखता है, तो इससे जरूर ध्यान रखना कि 11 से 1/9 से 1/11 होगा आपके। देखो ये डी वाला, देखो ये पहला दिया था, इस वाली ये वाला नहीं होगा। तो जब भी कभी ये आए तो सावधान हो जाना, कहीं ये वाला तो पहले नहीं दे दिया। तो लड़का इतनी जल्दबाजी में होता है एग्जाम में कि आता हुआ भी क्वेश्चन गलत हो जाता है करने के बाद। तो जब ये आए तो देखना कहीं ये तो नहीं लिखा, देखो पहला ऑप्शन में लिखा, ये अंक मिलते जुलते हैं, यानी कि दोनों एक ही बात होगी। तो ये वाला आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, बल्कि कौन होगा 9 से 1/11। कभी कभी ये आता है तो ये वाला पहले दे देता है। एग्जामिनर देखा निकालने के बाद कहीं लड़का झटके में इसको न लगा दे, तो इस भी बात का आपको ध्यान देना। अच्छा इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सक्सेसिव परपेंडिकुलर सक्सेसिव से भी लगा सकते हो। कहोगे सर कैसे, परसेंटेज ही पूछा है ना तो आप लगा सकते हो, बिल्कुल देखो उससे भी लगा के बता देते हैं। तो आप समझ गए ना। यहां ध्यान रखना, यहां नीचे 11 पिछले वाले क्वेश्चन में जबरदस्ती नहीं करता तो उसमें नीचे क्या होता 23 होता। इसको दूसरे वाले तरीके से आपको एक बार बता देता हूं, थोड़ा सा कॉपी करके इसको मैं आपको बता देता हूं कि कैसे अब दूसरे तरीके से कैसे लगाओगे। अब उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करें, परपेंडिकुलर सक्सेसिव लगा करके आपको बता देता हूं। जैसे अगर हम ये वाली बात कहें, अगर हम यहां पर लिखेंगे सीपी, अगर एक जगह हमने लिखा सीपी और क्या लिखा हमने एक जगह एमपी, कितना रुपए अंकित किया तो कह रहा है कि बस 37.5%, इसका मान कितना होता है तो आपको 3/8। इसका मतलब यही है कि भैया 8 रुपए की वस्तु को उसने कै रुपए अंकित किया था तो आपको 11 रुपए। पहला डिस्काउंट किस पे दिया, पहला एमपी पर। आप कहोगे सर ये एमपी है, एमपी से कितना हो जाएगा तो आप कहोगे सर SP1, ये कितना हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा कि यदि दो क्रमांक, पहला डिस्काउंट कितना है तब हमको नहीं पता, तो ये वाली बात तो हमने इसको क्या मान लिया x से कितना हो जाएगा y। अब जैसे मान लो अगर कोई डिस्काउंट होगा 10% 15%, जैसे पीछे हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसको हमने x से y कर दिया। फिर दूसरा वाला डिस्काउंट इस पर होगा तो ये हो जाएगा SP1 और एक ये क्या हो जाएगा SP2। दूसरा वाला डिस्काउंट कितना है भाई, आप कहोगे सर 20%। अच्छा 20% का मतलब कितना होगा 1/5, इसका मतलब 5 रुपए की वस्तु कितने में बेचेंगे 4। अब फाइनली कह रहा है, फाइनली वाली वैल्यू को हम ऐसे लिखते हैं। अब फाइनली क्या कह रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस। इसका मतलब अच्छा बताओ प्रॉफिट लॉस किसके बीच में होता है, सीपी एसपी के बीच में। अगर आप यहां पर लगा दोगे तो कहा नो प्रॉफिट नो लॉस। देखो अगर आप यहां पे इसको लगा दोगे, देखो अगर एमपी से देखोगे तो ये एमपी पूरा पूरा कट जाएगा। अगर हम इसके बारे में अगर हम बात करें, आपको सर देखो ये एमपी से एमपी पूरा कट जाएगा, SP1 से SP2। तो बताओ यहां पर फाइनली बचा क्या था, आपको सर सीपी और ये SP2। यही कह रहा है कि नो प्रॉफिट नो लॉस, इसका मतलब कि ये दोनों बराबर, प्रॉफिट लाभ और हानि दोनों बराबर होते हैं। इसका मतलब कि सीपी और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों बराबर, तो 1:1 बराबर का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब कि सीपी और एसपी बराबर होने का मतलब 1:1। बस आप इसको लगा दोगे ना तो क्वेश्चन का आंसर वही आ जाएगा। चलो भाई लगा देता हूं। अब क्या कहोगे कि जो कटता है उसे काट लेते हैं। कैसे काटते पीटते हो भाई, देखो जिसका मान निकालना होता है उसको ब्लॉक कर दो और या तो अन्यथा आप निकालो। जो कट रहा है इसको काट पीट दो। आपको सर काट देंगे 4 दूना 8। ये देखो ये लक्ष्मण रेखा है, तो इसको मैंने पीछे आपको बताया कैसे लगाओगे। जिसको पूछा उसको आप ब्लॉक कर दो। चलो भाई हमने इसको ब्लॉक कर दिया, थोड़ा सा और इसको मैं लिख लेता हूं, इसको मैं ब्लॉक कर देता हूं। इसका मान हम लोग को निकालना है। चलो तो कितना होगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका गुणा 11 का गुणा इधर करोगे तो यहां पे 11 हो जाएगा। यहाँ पे क्या 5 दूना 10, तो 10 का गुणा जब अगर आप इधर करोगे तो इधर वाले में 10। ये किसका मान आएगा, जिसका मान आपने निकाला XY। XY क्या है, आप यही कहोगे कि सर ये MP से कितना है, तो आप कहोगे SP1। बताओ 11 रुपए की वस्तु को 10 लिखा तो 1 रुपए की हानि इंटू 100। बताओ नीचे क्या होगा, ऊपर कम है तो नीचे ज्यादा वाला 11। इसको भाग कर दोगे 9 से 1/11%, ये डायरेक्टली आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9 से 1/11। तो इस तरीके से भी लगा सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कौन सा तरीका, दूसरा हर्ज परपेंडिकुलर सक्सेसिव भी लगा। क्यों लगा दिया, क्योंकि परसेंटेज ही तो पूछा है और ऑल टू ऑल परसेंटेज
परसेंटेज होता है तो कौन सा तरीका लगाते हैं, परपेंडिकुलर सक्सेसिव लगाते हैं। तो इस तरीके से आप लगा सकते हो, कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है। बात समझ गए? देखो इसका 11 इधर बचा तो 11 गुणा इधर, यहाँ 5 दूना 10, देखो ये 5 दूना 10, तब इधर 10 आया। कुछ लोग चढ़ के सोचे कहां से आया, तो ये देखो ये 5 है 10, और जब नीचे जाना है तो 5 10 का गुणा इधर कर देंगे, 11 इधर है तो 11 का गुणा इधर कर देंगे, यह आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये पूरी बात आप 100% समझ गए होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। चलो अब इस क्वेश्चन के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। इस क्वेश्चन को भी दो तरीके से आप लगा सकते हो, चलो इसके बारे में भी बात कर लेता हूं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कहा राम ने एक वस्तु राहुल को 20% के लाभ पर बेचा तथा राहुल ने उस वस्तु को रमन को 80 रुपए की हानि पर बेच दिया तथा रमन ने रेहान को यह वस्तु 25% के लाभ पर बेचा। यदि रेहान का क्रय मूल्य राम के क्रय मूल्य से 40% अधिक है तो बताइए राम ने उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा था। सेम एकदम उसी तरीके का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग को खुद लगाना है कि इस क्वेश्चन को आपको कैसे लगाना है। इस क्वेश्चन को मैं आपको HW दे देता हूं, इस क्वेश्चन को आप लोग को ट्राई करना, अगले क्लास में बता भी देंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा, कितना रहेगा अगले क्लास में इसको मैं बता भी दूंगा आप लोग को। ठीक है, और आज के क्लास का अब सबसे पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। अच्छा, दोनों क्वेश्चन तो वही है, मैंने कॉपी किया था, तो उस क्वेश्चन को आप लोग को बताना। आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। कह रहा है ए ने एक वस्तु बी को 12.5% के लाभ पर बेचता है, बी ने सी को 16 से 2/3% के लाभ पर बेचा, जबकि सी ने डी को 2200 रुपए की हानि में बेच दिया। यदि डी ने ई को 60% के लाभ पर बेच दिया, यदि ए और ई का लागत मूल्य बराबर हो तो बताओ बी का लाभ क्या होगा। ये वाली बात आपसे क्वेश्चन में कह रहा है। चलो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए ने एक वस्तु बी को, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूं ताकि इंग्लिश वाले थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, चलो अब इसके बारे में हम बात करते हैं क्वेश्चन में, ताकि एक ही लाइन में हो जाएगा। ए ने एक वस्तु बी को 12.5% के लाभ पर बेचा। चलो अगर हम इसके बारे में अगर हम बात करें, क्वेश्चन में ये करा कि ए ने एक वस्तु बी को, चलो भाई हमने लिख लिया कि ए ने एक वस्तु बी को बेच दिया। कैसे बेच दिया? आप कहोगे 12.5% के लाभ पर। 12.5 का मतलब कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 12.5 का मतलब होता है 1/8। इसका मतलब यही है कि 8 रुपए की वस्तु को कितने में बेच दिया? 9। अब फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहां पर, फिर कह रहा था बी ने सी को 16 से 2/3% के लाभ पर बेच दिया। बी ने सी को 16 से 2/3% के लाभ पर बेच दिया, तो बी ने सी को 16, बताओ बी ने फिर करा कि बी ने किसको बेच दिया? सी को 16 से 2/3% के लाभ पर। बताओ 16 से 2/3 को क्या बोलोगे? 1/6 का मतलब 6 रुपए की वस्तु को कितने में बेच दिया? 7 पे बेच दिया। फिर क्वेश्चन में क्या करा, जबकि सी ने डी को, अब क्वेश्चन में ये वाली बात करा तथा सी ने डी को कैसे बेचा? सी ने डी को 2200 रुपए की हानि पर बेच दिया। 2200 रुपए की हानि, तो माइनस कितना हो जाएगा? 2200। ये कह रहा है कि सी ने किसको बेच दिया? तो आप कहोगे सर सी ने किसको बेच दिया? डी को 2200 रुपए की हानि पर बेच दिया। अब फिर कह रहा है कि डी ने इसे ई को, अब ध्यान से समझना, डी ने इसे ई को कैसे बेच दिया? डी ने इसे ई को 60% के लाभ पर बेच दिया। अच्छा, 60% का मतलब 3/20 60 20 50 100, यानी 5 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा? 8 में। तो कह रहा है यदि ए और ई का लागत मूल्य बराबर है तो बताओ बी का लाभ क्या होगा। ये वाली बात हमसे पूछा। अब क्वेश्चन को सारी चीजें हमने फॉर्मेट में सजा दिया। अब क्वेश्चन में क्या हमसे पूछा है, क्वेश्चन बताओ बी का लाभ क्या होगा। यानी ये कह रहा है कि बी ने सी को बेचा, तो ये कह रहा है बताओ इस लाभ कहां से निकलेगा? बी का, बी और सी इसी के बीच से निकलेगा। अब जो भी काम हम क्वेश्चन में करेंगे, आप रेड पेन से करता हूं। अब क्वेश्चन को जैसे कहा उसने हमने लिख लिया, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, अब सी। अब ध्यान से समझना, क्वेश्चन में कहा यदि ए और ई का लागत मूल्य बराबर है, यानी ये कहा कि ये वाला जो मूल्य है ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। अब बताओ ये 8 है, ये 8 है, ये तो बराबर है ऑलरेडी। अगर बराबर नहीं होता तो सबसे पहले हम इसे क्या करते? बराबर करते। क्वेश्चन के फॉर्मेट में परिवर्तन हो, रियल वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इस वाली बात को आपको ध्यान से समझ, ये तो बराबर है, अब कुछ हमको छेड़छाड़ नहीं करना है। अब क्वेश्चन में कह रहा बी का लाभ बताओ, यानी बी ने 6 रुपए की वस्तु 7। अब ध्यान से समझना, यहां बी का मान 9 है और यहां बी का मान 6 है। देखो यहां बी के दो मान है। जैसे अगर आप घर में मोटे हैं, अब मान लीजिए आपका नाम प्रदीप है, तो मम्मी बोलते हैं मोटू इधर आओ, तो तुरंत आप समझ जाते हैं आप ही को बुलाया जा रहा है। तो एक व्यक्ति के, किसी व्यक्ति के नाम में परिवर्तन करने से उसके रियल वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब यहां कह रहा बी 9 है, यहां 6, बात कर, दोनों जगह बातें क्या होनी चाहिए? सेम। सेम होगा तो ठीक है, नहीं तो बना लेंगे। आप कहोगे 9 और 6, तो आप कहोगे सर इसको कटने वाला नंबर 18 होगा, यानी इन दोनों को 18 बना दो। तो आप कहोगे सर एक काम करो, इसमें 3 का गुणा किया तो इसमें भी इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, तब जाके ये बराबर होगा। बराबर तो हुआ, लेकिन बराबर तो होने के लिए हो गया, लेकिन बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब है। क्वेश्चन के फॉर्मेट में परिवर्तन हो, रियल वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो जब 3 का गुणा अगर आपने यहां किया, देखो 2 का गुणा यहां किए तो आपको यहां पर भी करना पड़ेगा, 3 का गुणा यहां किया तो यहां पर भी करना पड़ेगा, ताकि इसके रेशियो में कोई परिवर्तन ना हो। अब देखो यहां पर ए और ई बराबर है, तो जब यहां 8 दूना 16 हुआ, तब आप कहोगे सर यहां पर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा और 2 का गुणा आपको यहां पर भी। अब देखो सारी चीजें सही हो गई, ये बराबर भी हो गया और यहां पर ये इसके बराबर भी हो गया। बस इसको बैलेंस करने के लिए हमको इतना करना पड़ा। अब मुझे एक बात बताओ, अब क्वेश्चन में जो दिया उसको, अब उस वाली बात को समझो। यहां सी है और यहां डी है,
तो सी यहाँ पर क्या रुपए है, तो आप कहोगे सी 21 रुपए है और यहाँ पर डी कितना है 10, तो इनके बीच का अंतर कितना है, तो अब आप कहोगे कि सर ये 7 तरीके 21 है और यहाँ पर कितना है 10, तो बताओ दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, 21 में से अगर 10 चला जाएगा तो 11 यूनिट, इसी 11 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, तो आप कहोगे सर 2200 दिया है। तो 1 यूनिट के बारे में अगर हम बात करें क्वेश्चन में, तो आप कहोगे 11 दूना 22 यानी कितना हो जाएगा 200, 1 यूनिट की वैल्यू 200। अब आपसे पूछा क्या है, अब इस वाली बात को ध्यान से करा, बी का लाभ बताओ, देखो ये लाभ पूछा है, ध्यान से समझना, बी का लाभ कितना होगा, तो बी 18 रुपए का खरीदा था 21 रुपए में बेचा, तो कै रुपए का लाभ है, तो आप कहोगे सर 3 यूनिट का। देखो अगर यार बी का वैल्यू पूछता तो हम 18 यूनिट की वैल्यू बता देते हैं, सी का पूछता तो 21, लेकिन का बी का लाभ तो 18 रुपए का खरीद के सी को 21 में बेचा था 3 यूनिट का, तो इसी में आप 3 का गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 600 रुपए का लाभ होगा, 600 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। तो हॉरिजॉन्टल मेथड में ये अच्छा क्वेश्चन था, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया, ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने लगाए, तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, दोनों टाइप के क्वेश्चन हमने आपको बता दिए। जो क्वेश्चन मैंने आपको HW दिया है, इस क्वेश्चन को आपको खुद लगा करके बताना रहेगा कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों को आपको शेयर करना है कि एकदम कम फीस में मैं आपको एकदम बेसिक तरीके से एकदम हाई लेवल तक हर एक चीज क्लियर करके आपको हर एक चीज में क्या कर रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं। ओके, ऑल द बेस्ट।